नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वे आफ्टर दैट बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बहुत ही जल्द प्राप्त हो सके। आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो कल की क्लास में हमने अरर के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? अरर या पिजन पी के बारे में पढ़ा था। तो उसके सामान्य इंट्रोडक्शन के बारे में वापस हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिसे हमें आसानी से याद हो सके। तो अरर का बोटनिकल नेम है जो कि केजानस केजान है। और अरर के उत्पत्ति स्थान की बात करें तो अरर का उत्पत्ति स्थान भारत था और उसमें गुणसूत्र संख्या की बात करें तो 22 थे। आज हम कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉटन के बारे में। आज हम कॉटन के बारे में पढ़ेंगे या कपास के बारे में पढ़ेंगे कि कपास का संपूर्ण प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, उसमें कौन कौन सी विभिन्न क्रियाएं कौन कौन सी की जा सकती है, और कपास के महत्व के बारे में देखेंगे, कपास की किस्मों के बारे में, कपास के रोग व कीटों के बारे में तथा उसके उपज के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। जो आपके कपास का पौधा होता है वो इस प्रकार का होता है। जो कपास का पौधा होता है वो उसकी बुआई करने के बाद जो वानस्पतिक वृद्धि होती है वो इस प्रकार की दिखाई देती है। उसके बाद में कपास का पौधा जब परिपक्व होता है, जब इसके जो फल है जो गोल प्रकार के होते हैं उसमें वो खुलकर जो रेशा बाहर निकलता है, तब ये कपास का पौधा इस प्रकार का दिखाई देता है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कपास के बारे में इंट्रोडक्शन की बात करें तो कपास का जो बोटनिकल नेम है, कपास का बोटनिकल नेम गोपिसियम स्पीसीज है। कपास के कुल या फैमिली की बात करें तो कपास की फैमिली मालवेसी है। और इसमें इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें, कपास या कॉटन का उत्पत्ति स्थान भारत है। और इसमें कपास में गुणसूत्र संख्या की बात करें तो गुणसूत्र संख्या 26 है। और इसके पुष्पक्रम की बात करें, कपास में पुष्पक्रम इक्स्वायर प्रकार का पाया जाता है। किस प्रकार का पाया जाता है? इक्स्वायर प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। कपास के फल की बात करें तो कपास का फल बोल या कैप्सूल प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? बोल या कैप्सूल प्रकार का होता है। कपास के अंकुरन की बात करें तो कपास में अंकुरन इपिजियल प्रकार का पाया जाता है। किस प्रकार का पाया जाता है? इपिजियल प्रकार का पाया जाता है। तो हमने कल अरल की फसल के अंकुरन की बात की तो उसमें हाइपोजल प्रकार का अंकुरन पाया जाता था। क्योंकि हाइपोजल क्यों पाया जाता था? क्योंकि उसमें जो बीज का कोटिलिडन है वो भूमि के अंदर रहकर वानस्पतिक वृद्धि व जड़ का निर्माण करता था। और जो अपने कपास का है, जो कपास का बीज है जो भूमि के ऊपर आकर कपास का बीज है जो भूमि कपास के बीज का कोटिलिडन है जो भूमि के ऊपर आकर वानस्पतिक वृद्धि व जड़ का निर्माण करता है। तो इस कारण इसमें इपिजियल प्रकार का अंकुरन पाया जाता है। किस प्रकार का अंकुरन पाया जाता है? इपिजियल प्रकार का अंकुरन पाया जाता है। तो कपास जिसके बोटनिकल नेम की बात करें गोपिसियम स्पीसीज है। गोपिसियम स्पीसीज है। इसके कुल की बात करें या इसके परिवार की बात करें या इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली है मालवेसी। इसमें कपास या कॉटन में गुणसूत्र संख्या की बात करें तो इसमें गुणसूत्र संख्या जो कि 2n बराबर 26 है। कितनी है? 26 है। और 52 मतलब अगर डिप्लॉइड है तो उसमें गुणसूत्र संख्या 26 है। और टेट्राप्लॉइड है तो उसमें गुणसूत्र संख्या 52 होती है। कितनी गुणसूत्र संख्या होती है? 52 होती है। उसके बाद में हम देखते हैं इसका उत्पत्ति स्थान। कपास का उत्पत्ति स्थान या इसके ओरिजिन की बात करें तो कपास की उत्पत्ति या ओरिजिन भारत है। क्या है? भारत है। उसके बाद में हम देखते हैं कपास के पुष्पक्रम। कपास का पुष्पक्रम
पुष्पक्रम किस प्रकार का है? इक्स्क्वायर प्रकार का। कपास में इक्स्क्वायर प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। और इसके फल की बात करें तो कपास का जो फल होता है वो बोल या कैप्सूल प्रकार का होता है। बोल या कैप्सूल प्रकार का होता है। तो आप कोई चीज पढ़ने से पहले आज मैं आपके सामने ये एक फोटो लेके आया हूं। तो इसमें आपको देखना है कि जो कपास का पुष्पक्रम है, जो फल है, वो बोल प्रकार का किस प्रकार का दिखाई देता है। पढ़ने को तो कोई पढ़ लेगा, रटने को तो कोई रट लेगा, पर आपको यही पता नहीं है जो कपास का पुष्प फल है वो किस प्रकार का दिखाई देता है। तो ये मैं फोटो लेके आया हूँ। इसमें आप देखो जो कपास का पुष्पक्रम, जो कपास का फल है वो बोल प्रकार का इस प्रकार का दिखाई देता है। जो बोल यह कैप्सूल प्रकार का होता है। बोल या कैप्सूल प्रकार का होता है। तो अब हम देखते हैं कपास जिसको इंग्लिश में कॉटन कहते हैं। इसके वानस्पतिक नाम की बात करें तो गोपीसियम स्पीसीज है। इसके कुल की बात करें तो इसका कुल मालवेसी है। इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो कपास का उत्पत्ति स्थान भारत है। इसमें गुणसूत्र संख्या जो कि 26 या 52 होती है। और इसमें पुष्पक्रम की बात करें तो इसमें पुष्पक्रम एक स्क्वायर प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। और इसमें परागण की बात करें तो ओपन क्रॉस पोलिनेशन परागण पाया जाता है। और इसके अंकुरन की बात करें तो कपास में इपिजियल प्रकार का अंकुरन पाया जाता है। किस प्रकार का अंकुरन पाया जाता है? इपिजियल प्रकार का अंकुरन पाया जाता है। कपास में जहरीला रसायन, जो कपास के बीज होते हैं उसमें जहरीला रसायन पाया जाता है, उस रसायन का क्या नाम है? गोसिपोल। क्या है? गोसिपोल। और कपास को सफेद सोना कहा जाता है। कपास को क्या कहा जाता है? सफेद सोना कहा जाता है। कपास की फसल को सफेद सोना कहा जाता है। कपास में तेल की बात करें तो कपास में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? कपास में 15 से 25% तेल पाया जाता है। कपास के फसल के बीजों में 15 से 25% तेल पाया जाता है। उसके बाद हम बात करें तो कपास भारत की सबसे पहली व्यवसायिक फसल है। एक व्यवसायिक फसल है, ये एक वाणिज्यिक फसल है। कपास भारत की सबसे पहली व्यवसायिक फसल है। और कपास के रेशों में सर्वाधिक सेल्यूलोज पाया जाता है, जो कि कितने प्रतिशत सेल्यूलोज पाया जाता है? 90% सेल्यूलोज पाया जाता है। और लिग्निन है जो कि 0.5% पाया जाता है। लिग्निन कितने प्रतिशत पाया जाता है? 0.5% पाया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं भारत में वस्त्र नगरी किसको कहा जाता है? तो महाराष्ट्र को कहा जाता है। भारत में वस्त्र नगरी किसको कहा जाता है? एमएच महाराष्ट्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एमएच महाराष्ट्र को कहा जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान में वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को कहा जाता है। जो भारत में तो महाराष्ट्र को कहा जाता है और राजस्थान में वस्त्र नगरी किसको कहा जाता है? तो भीलवाड़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। अब हम देखते हैं कपास की स्पीशीज का वर्गीकरण। जो कपास की स्पीशीज है उसको कितने प्रकार में वर्गीकरण किया गया? तो उसको 4 भागों में बांटा। 4 प्रकार का वर्गीकरण है। इसमें 4 प्रकार का वर्गीकरण, जिसमें पहला है गोसिपियम आर्बेरियम है, जो कि एक देसी कपास है। क्या है? देसी कपास है। जिसमें गुणसूत्र संख्या की बात करें तो 26 है, क्योंकि ये है डिप्लॉइड है। अगर ये टेट्राप्लॉइड होता तो इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? 52 होते। दूसरा वर्गीकरण है जो कि गोसिपियम हर्बेशियम है। क्या है? गोसिपियम हर्बेशियम, जिसे एशियाटिक कपास कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एशियाटिक कपास कहते हैं। मतलब एशियाटिक कपास का बॉटनिकल नेम क्या है? गोसिपियम हर्बेशियम है। क्या है? गोपीसियम हर्बेशियम है। और ये भी एक देसी कपास है। किस प्रकार का कपास है? देसी कपास है, जिसमें गुणसूत्र संख्या 26 है, जो कि एक किस प्रकार का?
डिप्लॉइड प्रकार का है। उसके बाद में हम देखते हैं अमेरिकन कपास। अमेरिकन कपास के बोटनिकल नेम की बात करें तो गोपिसियम हिर्सुटम है। क्या है? अमेरिकन कपास के बोटनिकल नेम की बात करें तो गोपिसियम हिर्सुटम है। क्या है? हिर्सुटम है। उसके बाद में इजिप्टियन कपास के बोटनिकल नेम की बात करें तो गोपिसियम बारबेंडिस है। क्या है? बारबेंडिस है, जो कि ये किस प्रकार का कपास है? अमेरिकन प्रकार का कपास है, जिसमें गुणसूत्र संख्या की बात करें तो कितने हैं? 52 है, क्योंकि ये है टेट्राप्लॉइड है। क्या है? टेट्राप्लॉइड है। उसके बाद में हम देखते हैं आगे, उन चारों प्रजातियों में से गोपिसियम हिर्सुटम का सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है। मतलब ये चारों प्रकार की कपास की जो प्रजातियां है उसमें से मुख्य रूप से ज्यादा या अधिक क्षेत्रफल में कौन सी प्रजाति को उगाया जाता है? तो गोपिसियम हिर्सुटम को उगाया जाता है। किसको उगाया जाता है? गोपिसियम हिर्सुटम को उगाया जाता है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, गोपिसियम बारबेंडिस का सबसे महीन व पतला रेशा होता है। जो गोपिसियम बारबेंडिस प्रजाति या स्पीशीज है जिसमें महीन या पतला रेशा होता है। जो ये गोपिसियम बारबेंडिस एक प्रजाति मतलब एक स्पीशीज है जिसका जो रेशा होता है वो पतला और महीन होता है। किस प्रकार का होता है? पतला और महीन होता है। और इसमें अब बात करते हैं सीड कोटक, जिसे SCB कहते हैं। इसके सूत्र की बात करें तो इसे सीड प्लस लिंट होता है। सीड मतलब बीज प्लस लिंट। लिंट क्या होता है? कपास के छोटे रेशे को लिंट कहा जाता है। कपास के छोटे रेशे को क्या कहा जाता है? लिंट कहा जाता है। कॉटन सीड, इसमें यह कॉटन सीड को सीड कहते हैं। क्या कहते हैं? सीड या बीज कहते हैं। कपास के बीजों को बिनोला कहा जाता है। कपास के बीजों को क्या कहा जाता है? बिनोला। कपास के बीजों को क्या कहा जाता है? बिनोला कहा जाता है। बिनोला कहा जाता है। उसके बाद में देखते हैं कपास में जिनिंग प्रतिशत कितना पाया जाता है। तो कपास की फसल में जिनिंग प्रतिशत कितना पाया जाता है? आपके न्यू टाइप में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कपास की फसल में कितने प्रतिशत जिनिंग कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो कितने प्रतिशत पाया जाता है? 33% जिनिंग पाया जाता है। कितने प्रतिशत पाया जाता है? 33% जिनिंग पाया जाता है। तो जिनिंग के सूत्र की बात करें, अगर आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि जिनिंग का सूत्र लिखिए, और आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे सकता है कि अगर लिंट की उपज बीज दे सकता है, उसमें बीज की मात्रा दे सकता है और लिंट की उपज दे सकता है, तो आपको उसके कपास की जिनिंग प्रतिशत निकालना। तो इसके जिनिंग सूत्र होता है लिंट की उपज इंटू 100 अपॉन बीज प्लस लिंट की उपज। उसके बाद में हम देखते हैं कपास के रेशे को लिंट कहते हैं। जो कपास का रेशा होता है उसको लिंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंट कहते हैं। तो लिंट क्या होता है? लिंट कपास के लंबे रेशे को लिंट कहते हैं। कपास के जो लंबे रेशे होते हैं उसे लिंट कहा जाता है। और फज, कपास के छोटे रेशे को फज कहा जाता है। जो लिंट होता है उसके लंबे रेशे को, कपास के लंबे रेशे को लिंट कहा जाता है। और फज कपास के छोटे रेशे को फज कहा जाता है। कपास के छोटे रेशे को क्या कहा जाता है? फज कहा जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं सीमोपोडियल शाखाएं। क्या है? सीमोपोडियल शाखाएं। ये फल और पुष्प वाली शाखाओं को सीमोपोडियल शाखाएं कहते हैं। मतलब जो फल व पुष्पन की शाखाएं होती है उसे सीमोपोडियल शाखाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमोपोडियल शाखाएं कहा जाता है। और मोनोपोडियल शाखाएं, मतलब जो वृद्धि करने वाली शाखाएं होती है वो मोनोपोडियल शाखाएं होती है। कौन सी शाखाएं होती है? मोनोपोडियल शाखाएं होती है। तो हम एक चित्र की सहायता से देखते हैं मोनोपोडियल शाखाएं पौधे में कहाँ होती है और सीमोपोडियल शाखाएं कहाँ होती है। जो मोनोपोडियल शाखाएं होती है जो पौधे के निचले वाले भाग में होती है। कहाँ पे होती है?
पौधे के नीचे वाले भाग में होती है, क्योंकि ये वृद्धि का कार्य करती है। जो मोनोपोडियल शाखाएं होती है वह वृद्धि का कार्य करती है, और सिमोपोडियल शाखाएं होती है जो पुष्पन और फल के निर्माण का कार्य करती है। फल के निर्माण का कार्य करती है। तो ये पौधे के ऊपरी भाग में होती है। कहाँ होती है? पौधे के ऊपरी भाग में होती है। ये देखो, जो आपके मोनोपोडियल है, जो मोनोपोडियल शाखा है वो पौधे के निचले वाले भाग में होती है, और सिमोपोडियल जो शाखा है वो पौधे के ऊपरी भाग में होती है। कहाँ होती है? पौधे के शीर्ष भाग में होती है। तो अब आगे हम देखते हैं डिलेटिंग। डिलेटिंग क्या होता है? कपास की बुआई से पूर्व रेशे को हटाना। रेशे को हटाने की क्रिया डिलीटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? डिलीटिंग कहलाती है। तो डिलीटिंग में कपास के कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं? तो कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं? तो H2SO4 रसायन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? H2SO4 रसायन का प्रयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो अगर इसका रासायनिक नाम पूछ ले तो इसका रासायनिक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो इसके अनुपात की बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल और बीज के अनुपात की बात करें तो 10:1 मतलब 10 किलो बीज में 1 किलोग्राम H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में बीज तथा सल्फ्यूरिक अम्ल को आपस में मिलाकर 1 से 2 मिनट रखकर उसके बाद में पानी से धो लिया जाता है। मतलब जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उनको बीजों में मिलाकर मात्र 1 व 2 मिनट तक ही रखना है, क्योंकि अगर इसे ज्यादा रखते हैं तो बीज को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये एक एसिड है। किस प्रकार का? तेजाब टाइप होता है, जिसके कारण बीज जल भी सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं गोबर व मृदा मिलाकर डिलेटिंग किया जा सकता है। मतलब गोबर व मृदा को मिलाकर उसकी डिलेटिंग की जाती है। आगे हम बात करें तो कपास के महत्व या इंपॉर्टेंस के बारे में। तो कपास का महत्व क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में देखते हैं। तो कपास रेशे वाली आर्थिक महत्व नकदी फसल है। जो कपास की फसल है वो रेशे वाली एक नकदी फसल है। किस प्रकार की फसल है? नकदी प्रकार की फसल है, जिसे सफेद सोना भी कहा जाता है। कपास की फसल को क्या कहा जाता है? सफेद सोना भी कहा जाता है। तो आपके ये न्यू टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि कपास की फसल को क्या कहते हैं, या सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है? तो कपास की फसल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कपास की फसल को कहा जाता है। वस्त्र उद्योगों में कपड़े उत्पादन का 70% भाग कपास के रेशे ही निर्मित होते हैं। मतलब जो वस्त्र उद्योग है उसमें 70% कपास के रेशे का ही उपयोग किया जाता है। किसके रेशे का उपयोग किया जाता है? कपास के रेशे का उपयोग किया जाता है। तो राजस्थान में कपास की खेती कौन कौन से जिलों में की जाती है उसके बारे में देखते हैं। तो राजस्थान में कपास की खेती श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा व पाली जिलों में की जाती है। जो कपास की खेती है वो राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा और पाली जिले में की जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं कपास की जलवायु और मृदा, क्लाइमेट और सोइल के बारे में देखते हैं। जो कॉटन के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? तो कॉटन एक खरीफ की फसल है। मतलब जो अपने इस सेमेस्टर में है वो सारी खरीफ की फसलें हैं। अगर आपके एग्जाम में कोई भी फसल आ जाए तो उसमें जलवायु में एक पॉइंट लिखना है तो आप एक पॉइंट सीधा ये लिख सकते हो कि ये मुख्यतः खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? मुख्यतः खरीफ की फसल है। उसके बाद में देखते हैं कपास C3 पादप है। किस प्रकार का पादप है? C3। कपास C3 पौधा। कपास क्या है? C3 पौधा है और DNP प्लांट है। मतलब दिवस निष्प्रभावी प्लांट है। क्या है? दिवस निष्प्रभावी प्लांट है। बोल खुलते समय तापमान। बोल मतलब कपास के जो फल होता है उसके खुलने के समय उसके कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है? तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। उसके बाद में देखते हैं वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान, कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो वृद्धि के लिए 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। जो कपास की खेती है मुख्य रूप से कौन सी मृदा में की जाती है? तो कपास की खेती मुख्य रूप से काली मृदा में की जाती है। किस में की जाती है?
काली मृदा में की जाती है। उसके बाद में देखते हैं कपास की फसल की बीज दर या सीड रेट। कपास की फसल की सीड रेट कितनी है, प्रति हेक्टेयर सीड रेट कितनी लेते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो देसी कपास की प्रति हेक्टेयर बीज दर की बात करें तो देसी कपास की प्रति हेक्टेयर बीज दर की बात करें तो 15 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है? 15 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अमेरिकन कपास की बात करें तो अमेरिकन कपास के लिए 10 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। कितने बीज की आवश्यकता होती है? 10 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है। उसके बाद में देखते हैं संकर कपास की बीज दर। संकर कपास की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितने बीज दर की आवश्यकता होती है? तो 2.5 से 3 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। जो संकर कपास की बीज दर है जो कि 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। उसके बाद में हम देखते हैं बीटी कपास। किसके बारे में देखते हैं? बीटी कपास। तो बीटी कपास की प्रति हेक्टेयर बीज दर की बात करें तो 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। कितने किलोग्राम? 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कितनी होती है। जो कपास का पौधा होता है उसकी प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कितनी होती है? तो 50,000 से 80,000 पौधों की प्रति हेक्टेयर संख्या होती है। उसके बाद में हम देखते हैं जो संकर कपास होती है उसके संकर कपास में प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कितनी होती है? संकर कपास के प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या 30,000 होती है। कितनी होती है? 30,000 पौधों की संख्या कितनी होती है? 30,000 होती है। और बीटी कपास की बात करें तो बीटी कपास के पौधों की प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कितनी होती है? तो 10,000। कितने? 10,000 पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं तो सिंचाई प्रबंधन, इरिगेशन मैनेजमेंट, जो कि कॉटन की फसल के लिए इरिगेशन मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं। तो इसमें देखते हैं डोडे वाली शाखाएं बनते समय, मतलब जो कपास में डोडे वाली शाखाएं बनती है उस समय प्रथम सिंचाई करते हैं। उसके बाद में फूल या इक्ष्वाक बनते समय, मतलब इसके कॉटन कपास के पुष्पक्रम की बात करें तो इसका पुष्पक्रम इक्ष्वाक प्रकार का होता है। तो इसमें इक्ष्वाक या फूल बनते समय इसमें दूसरी सिंचाई की जाती है। तीसरी सिंचाई की बात करें तो तीसरी सिंचाई फल या बोल बनते समय, क्या? फल या बोल बनते समय तीसरी सिंचाई की जाती है। उसके बाद में आगे देखते हैं बीटी कपास। किसके बारे में देखते हैं? बीटी कपास। तो बोलवर्म के प्रतिरोधी किस्म है। जो बीटी कपास है जो एक बोलवर्म के प्रतिरोधी किस्म है। उसके बाद में हम देखते हैं विश्व की प्रथम ट्रांसजेनिक फसल जो कि तंबाकू है। और भारत की प्रथम व अंतिम ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? तो कपास। मतलब विश्व में ट्रांसजेनिक फसल की बात करें तो वो कौन सी है? तंबाकू। क्या है? तंबाकू, जो किसकी है? विश्व की ट्रांसजेनिक फसल है। अगर भारत की प्रथम व अंतिम ट्रांसजेनिक फसल की बात करें तो कौन सी है? कपास। उसके बाद में हम देखते हैं भारत में बीटी कपास को प्रथम बार 2002 में आया था। मतलब भारत में जो बीटी कपास है वो कब आया? जो सन 2002 में आया था। कब आया? सन 2002 में आया था। इसमें विश्व ट्रांसजेनिक फसलों में क्षेत्रफल, मतलब जो विश्व में सर्वाधिक ट्रांसजेनिक फसल है उसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? तो सोयाबीन का है। उसके बाद में किसका है? मक्का का है। और उसके बाद में कपास का है। तो थर्ड स्थान पर कपास है। उसके बाद में ये देखते हैं ये मुख्यतः खरपतवार प्रतिरोधी होता है। मतलब जो अपने बीटी कपास होता है वह खरपतवार नाशी प्रतिरोधी होता है। किस प्रकार का होता है? खरपतवार नाशी प्रतिरोधी होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कॉटन
कॉटन या कपास के खरपतवार प्रबंधन मतलब वीड मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं। जो कॉटन होता है उसके खरपतवार प्रबंधन या वीड मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं। तो इसमें दो प्रकार के रसायन काम में लिए जाते हैं, डाई यूरियन और मोनो यूरियन का उपयोग किया जाता है। तो बीटी जो अपने कॉटन होता है या कपास होता है तो मुख्य रूप से इसमें दो रसायन काम लेते हैं, मोनो यूरियन और डाई यूरियन खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं और अपन इसमें एक दो लाइन और ऐड कर सकते हैं कि बीटी कोट मतलब कपास या कॉटन की बुआई के 20 से 25 दिन बाद प्रथम निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए और दूसरी निराई गुड़ाई 40 से 45 दिन के अंतराल पर इसकी दूसरी निराई गुड़ाई कर लेनी चाहिए। उसके बाद में हम कॉटन या कपास के किस्मों की या वैरायटी की बात करें तो इसमें प्रथम संकर किस्म है जो कि H4 है। क्या है? H4 जो कि कपास की संकर किस्म। कपास की संकर किस्म कौन सी है? तो H4 है। उसके बाद में हम देखते हैं प्रथम इंटर स्पीस संकर किस्म कौन सी है? तो वारा लक्ष्मी। कौन सी है? वारा लक्ष्मी है। उसके बाद में हम देखते हैं देसी कपास। देसी कपास की कौन कौन सी किस्म है? तो द्विगज और गिरनार है। तो ये द्विगज है जो किस्म जो बार बार आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर AAO और प्री पीजी में ये बार बार आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि द्विगज किसकी किस्म है? तो देसी कपास की किस्म है। किसकी किस्म है? देसी कपास की किस्म है। उसके बाद में हम देखते हैं अमेरिकन कपास। अमेरिकन कपास की किस्मों की बात करें तो बीकानेरी नरमा और गंगानेरी अगेती। उसके बाद में हम देखते हैं इजिप्टियन कपास की कौन कौन सी किस्में हैं? तो सुजाता और सुविन है। क्या है? सुजाता और सुविन है। अन्य किस्मों की बात करें तो अन्य किस्मों में H777 है और दूसरी किस्म है जो कि मरु विकास है। कौन सी किस्म है? मरु विकास। अब हम देखते हैं बीटी कॉटन के रोग के बारे में। बीटी कॉटन के मतलब बीटी कपास के रोग के बारे में देखते हैं। तो कपास में मुख्य रूप से दो रोग होते हैं। एक जो कि जुल्सा रोग होता है। जो जुल्सा रोग के जीवाणु जो किस जीवाणु के द्वारा होता है? तो जेंथ्रोमोनास जीवाणु के अंगमारी के द्वारा होता है। उसके बाद में दूसरा रोग होता है जो कि जड़ गलन रोग होता है। वो कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। उस कवक का नाम है राइजोक्टोनिया सोलेनाई है। क्या है? राइजोक्टोनिया सोलेनाई। अब हम बात करें तो कपास या कॉटन के कीट की बात करें तो उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से कीट लगते हैं? तो इसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार के कीट लगते हैं। कितने प्रकार के कीट लगते हैं? 4 प्रकार के कीट लगते हैं। तो पहला कीट है जिसका नाम है गुलाबी सुंडी। क्या नाम है? गुलाबी सुंडी, पिंक बोलवर्म। जिसके साइंटिफिक नाम की बात करें तो पिक्टेनोफोरा गोसिपेला है। क्या है? पिक्टेनोफोरा गोसिपेला है। दूसरे कीट की बात करें तो धब्बेदार सुंडी। क्या है? धब्बेदार सुंडी। जिसके साइंटिफिक नाम की बात करें तो इरिस इनुसुनेला है। क्या है? इरिस इनुसुनेला है। उसके बाद में बात करें तो अमेरिकन सुंडी। अमेरिकन सुंडी के साइंटिफिक नाम की बात करें तो हेलिकोवर्पा आर्मिडेरा है। क्या है? हेलिकोवर्पा आर्मिडेरा। हेलिकोवर्पा आर्मिडेरा। उसके बाद हम देखते हैं सफेद मक्खी। सफेद मक्खी के साइंटिफिक नेम की बात करें तो बेमेसिया टिबेसई है। क्या है? बेमेसिया टिबेसई है। उसके बाद में इसके वाघ की बात करें तो सफेद मक्खी के वाघ की बात करें तो लिफ कर्ल रोग है। क्या है? लिफ कर्ल रोग। अब आगे बात करें तो कपास की उपज या यील्ड के बारे में देखें तो कपास की सामान्य उपज होती है जो कि 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज होती है। 15 से 20 क्विंटल मतलब जो सामान्य प्रति हेक्टेयर उपज होती है वो 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। और संकर किस्मों की बात करें तो संकर किस्मों से 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। कितने क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है? तो 25 से 30 क्विंटल उपज प्राप्त होती है। उसके बाद में हम देखते हैं कपास की जो ये गांठ का वजन होता है। तो कपास की गांठ का वजन कितना होता है?
जो कपास की फसल है उसके गांठ के वजन की बात करें तो कपास की एक गांठ का वजन, कपास की एक गांठ के वजन की बात करें तो एक गांठ का वजन 170 केजी होता है। कितने केजी होता है? 170 केजी होता है। उसके बाद में जूट के जूट की जो एक गांठ होती है उसका वजन होता है आपके 180 केजी। कितने केजी होता है? 180 केजी होता है। कितने केजी होता है? 180 केजी होता है। मस्टा के गांठ की बात करें तो मस्टा की एक गांठ का वजन, मस्टा की एक गांठ का वजन जो कि 183 केजी होता है। कितना केजी होता है? 183 केजी होता है। और सनई की एक गांठ के वजन की बात करें, सनई के एक गांठ के वजन की बात करें तो उसका वजन होता है 167 केजी। कितने केजी होता है? 167 केजी होता है। उसके बाद में आज हमने जो कपास या कॉटन के बारे में संपूर्ण जानकारी देखी है, तो मुझे आशा है कि जो मैंने आज पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।